अगर कोई फेस्टिवल आता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना, स्पेशली दशहरा। मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि उसमें तो देवी माँ का पूजा तो होती ही होती है, साथ ही साथ हर एक प्रोडक्ट सेल पे लगा रहता है। जैसे कि अमेजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज, जिसमें हर एक प्रोडक्ट यानी आईफोन से लेकर कपड़े तक डिस्काउंट प्राइस में मिल जाता है। लेकिन आप जानते हैं एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट कभी सेल पे नहीं लगता। अगर एक सीजन के बाद उसका प्रोडक्ट छूट जाता है तो कंपनियां उस प्रोडक्ट को जला देते हैं डायरेक्ट। ये क्या हो गया? तो आप जानना चाहते हो कौन सी कंपनी है? हाँ जी, उसका नाम है लुई विटन। और आप जानते हैं लुई विटन का प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे कि एक नॉर्मल हैंडबैग का प्राइस लगभग 55,000 US डॉलर, मतलब इंडियन करेंसी में 45 लाख, जिसमें हम एक फ्लैट भी खरीद सकते हैं, है ना। लेकिन इतना बड़ा कंपनी बनाने वाला इंसान एक बेगर था। लेकिन कैसे बना एक बेगर एक बिलियनियर? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लीगेसी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए। हमारी कहानी की शुरुआत फ्रांस का आनाजी शहर से होता है और उसी में लुई विटन पैदा हुए थे 4 अगस्त 1821 एक बहुत ही गरीब परिवार में। आप जानते हैं लुई विटन की फादर एक फार्मर थे और उनकी मदर एक हार्ट मेकर। हाँ जी, लुई विटन बचपन से ही अपने फादर के साथ खेती करने लगे क्योंकि रोजी रोटी तो कमाना था। और दूसरी तरफ जिंदगी ने भी उनको बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करने के लिए मजबूर किया क्योंकि सिर्फ 10 साल की उम्र में ही लुई विटन का मदर का डेथ हो गया। उसके पापा ने दूसरी शादी कर लिए। जैसे होता है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन रिवेल्स ए पर्सन्स ट्रू कलर। हाँ जी, लेकिन दूसरी शादी करने के कुछ दिन के बाद में ही उसके पापा का भी डेथ हो गया, मतलब लुई विटन अनाथ हो गए। एक तरफ माँ बाप का सहारा नहीं है और दूसरी तरफ एक था स्टेप मदर, जो कि लुई विटन का जिंदगी को बहुत नर्क जैसा बना दिया था। ना था 2 वक्त की रोटी, ना ढंग का कपड़ा, तो था तो सिर्फ ह्यूमिलिएशन, फिजिकल अब्यूजमेंट। ये सब से लुई विटन परेशान हो गए। आखिर कब तक सहेंगे? तो फाइनली सिर्फ 13 साल की उम्र में ही लुई विटन अपने घर छोड़ दिए। लेकिन घर से निकलने के टाइम में लुई विटन के पास कुछ नहीं था, तो रास्ते में जहाँ पे जो कुछ मिल रहा था लुई खा लेते थे और जहाँ पे सोने के लिए मिल रहा था वो सो भी जाते थे। बहुत सारा और जॉब्स भी किए। ऐसे ही दोस्तों, उनकी जिंदगी तकलीफ में घिरा हुआ था। एक्चुअली ही डजंट थिंक अबाउट द लाइफ, ही ओनली थिंक अबाउट द सर्वाइवल। तो धीरे धीरे लुई विटन सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करने लगे और रास्ते में नई नई काम करते गए और कुछ पैसा इनकम करते गए और अपनी रोजी रोटी कमाते गए। लेकिन फाइनली लुई विटन ने साल 1837 में पेरिस में पहुंच गए। हाँ, पेरिस, द सिटी ऑफ ड्रीम। मन में था कुछ करने का सपना, कुछ बनने का सपना, तो इसी सपना तो उसको खींच के लाया था पेरिस। लेकिन उसी टाइम में एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था लुई के लिए। क्या था वो? एक्चुअली उसी टाइम में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का शुरुआत हुआ, यानी इंसान जो हाथों से अपना जो कारीगरी मशीन में करने शुरू कर दिए। तो इसके वजह से लुई विटन ने मार्केल नाम का एक फेमस स्ट्रॉन्ग मेकर के पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के रूप में ज्वाइन किए, काम सीखे और कुछ रोजी रोटी भी उनको मिल गया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे वो अपने काम में इतना निपुण हो गए, इतना स्किल्ड वर्कर बन गए, तो कुछ ही साल में पूरी पेरिस में लुई विटन का रेपुटेशन बढ़ गया। आज ये प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग मेकर। Oh my God! क्योंकि होता है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स हिमसेल्फ। हाँ जी, उसी टाइम में फ्रेंच एम्पायर का रीएस्टैब्लिशमेंट हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन III, यानी नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों, नेपोलियन III जब एम्पायर बने तब उनकी एम्प्रेस यूजेनिया लुई विटन को अपना पर्सनल स्ट्रॉन्ग मेकर के रूप में हायर किए क्योंकि उनका तो रेपुटेशन बहुत अच्छा था। रानी साहिबा को एकदम खुश कर लिए अपने कामों में, क्योंकि उसी टाइम में रॉयल फैमिली का लेडीज बहुत हेवी ड्रेसेस पहनते थे और जहाँ पे भी जाते टाइम उनको ये सब करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। लुई ने स्पेशल टाइप का लगेज बनाए रानी के लिए, तो इसमें क्वीन खुश,
और बाकी रॉयल मेंबर भी लुई को कुछ कुछ काम देना शुरू किए। मतलब उनका धंधा बढ़ते गया और पूरी जिंदगी के लिए वो अपना प्रोफेशन बना दिए। लेकिन इसी टाइम में लुई की जिंदगी में और एक मोड़ आया। क्या था? वो था शादी। हाँ जी, जब लुई विटन काम कर रहे थे मार्केल के पास, तो मार्केल की फ्रेंड की डॉटर, जो कि लुई से लगभग 17 इयर्स छोटी थी लेकिन बहुत सुंदर थी, तो लुई ने मोहब्बत हो गया। बिकॉज यू नो लव नोज नो बैरियर। तो दोस्तों, क्लीमेंस के साथ शादी करने के बाद क्लीमेंस लुई को मोटिवेट किए खुद का शॉप खोलने के लिए। इसके वजह से तो लुई ने मार्केल की शॉप से रिजाइन कर देकर पेरिस में अपना खुद का शॉप खोले, क्योंकि हम जानते हैं देयर इज ए वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। फाइनली लुई विटन का नया शॉप ओपन हुआ और वो इंडिपेंडेंटली काम भी कर पाए। हाँ जी, वो तो वैसे भी तो बहुत क्रिएटिव थे। इसके वजह से तो वो लंदन बेस्ड फैशन हाउस जो H.A. केप्स एंड सॉन्स, और जो कि फर्स्ट डिजाइनर ऑफ लेदर हैंडबैग है, उससे इंस्पायर होके एक रेक्टेंगुलर कैनवास स्ट्रॉन्ग बनाए थे। क्योंकि उसी टाइम में मार्केट में राउंड टॉप लॉगेज बैग अवेलेबल होता था और लोग कम जगह पे बहुत सारा लॉगेज बैग कैरी नहीं कर पा रहे थे। तो ये मेजर प्रॉब्लम था। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए जो रेक्टेंगुलर कैनवास स्ट्रॉन्ग मार्केट में लुई विटन लाए, जो एक के ऊपर एक हम लोग स्टैक कर पाए। हाँ जी, तो इसके वजह से उसका डिमांड भी बढ़ता गया। और आप जानते हैं जो पहला पीक प्रूफ लॉगेज बैग होता है ना, वो भी लुई विटन ने इंट्रोड्यूस किए थे। तो उसके वजह से तो ट्रेजर की तरह लॉगेज बैग काम कर रहा था। इसी इनोवेशन ने लुई विटन को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया। तो जैसे कि लुई विटन का प्रोडक्ट डिमांड धीरे धीरे बढ़ता गया, इसके वजह से लुई विटन ने 1867 में यूनिवर्सल एग्जीबिशन पेरिस में हो रहा था, उससे हिस्सा लिया और उससे भी उसको बहुत फायदा हुआ। दोस्तों, धीरे धीरे लुई विटन का बिजनेस जर्नी तो एकदम रफ्तार में ऊपर उठ रहा था, लेकिन इसी दौरान आया बिजनेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज। तो क्या है वो चैलेंज? पावर और पोजीशन किसको अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही फ्रांस ने कॉन्टिनेंटल यूरोप में अपना डोमिनेंट पोजीशन चाह रहा था, लेकिन इसको अपोज कर रहे थे प्रूसिया के किंग यानी प्रूसिया किंगडम ने। तो इसके दौरान फ्रांस और प्रूसिया के बीच एक वार हुआ, जिसको हम फ्रांको प्रूसियाना वार बोलते हैं, जो कि साल 1870 में हुआ। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं वार के परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो इसके वजह से वार के इफेक्ट डायरेक्ट लुई विटन के बिजनेस के ऊपर आया, क्योंकि उसी टाइम में क्योंकि लोगों के पास भाई सर्वाइवल का क्वेश्चन था, तो वो लग्जरी क्या मेंटेन करेंगे। और उसी टाइम में उनका बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी चोरी हो गया और उनका स्टाफ जो कि उनके साथ काम कर रहे थे वो भी छोड़ के चले गए। बेचारा लुई फिर से बेगर बन गए और पूरी फैमिली के साथ एक रेफ्यूजी कैंप में शेल्टर लिए। सब कुछ खोने के बाद लुई विटन ने फिर से डिसीजन लिए कि मैं अपना एक नया शॉप पेरिस में फिर से खोलूंगा, क्योंकि उनका अंदर फाइटिंग स्पिरिट था। जैसे होता है ना, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हाँ दोस्तों, ठीक वैसे ही लुई विटन बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ अपना शॉप खोले फ्रांस का पेरिस का जॉकी क्लब के पास, जो कि मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइवेट क्लब इन पेरिस था। क्योंकि होता है ना, अब लुई विटन के पास स्ट्रेंथ नहीं था, बल्कि था तो कुछ एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस के साथ लुई विटन ने आगे बढ़े। लुई विटन ने जॉकी क्लब के पास अपना शॉप खोलने के बाद जैसे ही ठान लिए थे कि मैं लुई विटन कंपनी को एक ग्लोबल ब्रांड बनाऊंगा। इसके वजह से तो साल 1885 में फिर से लंदन का जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट होता है ना, जो बहुत ही एक्सपेंसिव जगह, उसी में लुई विटन ने अपना पहला ग्लोबल स्टोर का शुरुआत किया। लुई विटन एक बेगर से तो बिलियनियर बन गए, लेकिन मैन इज मोटर। तो इसके वजह से तो सिर्फ 72 इयर्स में यानी साल 1892 में लुई विटन ने पूरी दुनिया से अलविदा कह डाले। लुई विटन के मौत के बाद उनके बेटे जॉर्ज विटन के बाहर कंपनी का मैनेजमेंट चला आया और जॉर्ज विटन अपने पापा की तरह विटन कंपनी को एक ग्लोबल ब्रांड भी बनाना चाहते थे। इसके वजह से तो वो साल 1893 में चिकागो वर्ल्ड फेयर में लुई विटन प्रोडक्ट को लॉन्च किए और एडवर्टाइज किए उसका। दोस्तों, जॉर्ज विटन ने लुई विटन ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। इसकी वजह से तो साल 1896 में पूरा जगह घूमे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का न्यूयॉर्क, चिकागो, ऐसे बहुत जगह, और उसी में अपना प्रोडक्ट का लॉन्च भी करना शुरू किए। लेकिन इसी जर्नी में उनका साथ दिए जॉन वानामेकर, जो कि उसी टाइम में यूएस का पोस्टमास्टर जनरल थे। हाँ जी, इसके वजह से तो न्यूयॉर्क में जॉर्ज विटन ने अपना प्रोडक्ट का सेल कर पाए। लेकिन उनके मन में सवाल आया कि मैं अपनी कंपनी का प्रोडक्ट का यूनिकनेस कैसे बताऊं, क्योंकि तब कंपनी के पास कोई मोनोग्राम नहीं था। तो इसके वजह से जॉन वानामेकर की हेल्प से 1896 में जॉर्ज विटन ने
कंपनी का मोनोग्राम बनाया। तो आजकल लुई विटॉन का हर एक प्रोडक्ट में अवेलेबल रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया, जॉर्ज विटॉन ने अपने बिजनेस में एकदम सक्सेसफुल हो गए। लेकिन होता है ना, देयर इज मेनी ए स्लीप बिटवीन द कप एंड द लीफ। ठीक वैसे ही सन 1936 में जॉर्ज विटॉन का डेथ हो गया। अचानक जॉर्ज विटॉन के डेथ के बाद उनके बेटे गैस्टन लुई विटॉन ने कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ को लिए। लेकिन वो बिजनेस में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि उसी टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 का शुरुआत हो गया था। हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 जिसका शुरुआत 4 सितंबर 1939 में हुआ था। और आप जानते हैं, इसी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ना नाजी गवर्नमेंट, यानी जो नाजी पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो कि अडोल्फ हिटलर की लीडरशिप में बना हुआ था, वो फ्रांस का कुछ एरिया को ऑक्युपाई करने लगा और उस फ्रांस गवर्नमेंट के साथ मिलके विची गवर्नमेंट फॉर्म किया और जिसका कमांडर थे फिलिप पिटेन। और आप जानते हैं, लुई विटॉन कंपनी ने फिलिप पिटेन को फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया। इसके वजह से तो जब पूरी फ्रांस में कोई कंपनी खोला नहीं था, लुई विटॉन ने अपनी स्टोर ओपन करके रखा था। ऐसे ही दोस्तों, लुई विटॉन ने बिजनेस स्ट्रेटेजी को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करता गया और प्रॉफिट कमाते गया। इसके वजह से तो 1978 में लुई विटॉन ने जापान का टोक्यो में अपना स्टोर भी ओपन कर दिया। फिर दोस्तों फाइनली सन 1987 में लुई विटॉन एंड मोएट हेनेसी 2 फैशन ब्रांड का मर्जर हुआ और इसी का मर्जिंग से LVMH का फॉर्मेशन हुआ और इसका CEO बने बर्नार्ड अर्नल्ट। और बर्नार्ड अर्नल्ट ने $600 मिलियन एक्सपेंड करके 13.5% ऑफ LVMH शेयर को खरीद लिए थे। आज की डेट में बर्नार्ड अर्नल्ट इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ओवरटेकिंग इलन मस्क ऑल्सो। आज की डेट में वर्ल्ड का नंबर 1 फैशन ब्रांड कौन सा है? ऑब्वियसली LVMH। और आप जानते हैं, LVMH का बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे कि हैंडबैग, रिस्ट वॉच, ज्वेलरी, शूज, बुक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ दोस्तों, और LVMH का वर्ल्ड में एम्प्लॉय लगभग 1,96,000 के आसपास है और पूरी 81 कंट्रीज में उसका स्टोर एग्जिस्ट करता है। हम तो लुई विटॉन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किए, लेकिन हम जानते हैं जैसे कि कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडो, ठीक है वैसे ही लुई विटॉन अपने बिजनेस प्रॉफिट के लिए बहुत नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि 19th और 20th सेंचुरी में लुई विटॉन ने रेसिस्ट ह्यूमन जू को स्पॉन्सर किया था। हम इसी कहानी में डिस्कस किए लुई विटॉन ने कैसे एक बेगर से बिलियनियर बने, कैसे सोशल प्रेशर और ह्यूमिलिएशन को फेस करने के बावजूद भी फेलियर को एक्सेप्ट करके सक्सेस को अचीव किए। तो इसी स्टोरी के खत्म होते होते मैं एक पंक्तियां आपके सामने जरूर कोट करूंगी। तो अपनी खाबियां ढूंढ, खूबियां ढूंढने के लिए लोग है ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, तू अपनी अंदर जुनून की चिंगारी भर, जलाने के लिए लोग है ना, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना, तू अपनी अलग सा पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, तू कुछ कर दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना, तू कुछ कर दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। अगर आज की कहानी आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए। और इनसाइड लीगेसी चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही नई नई कहानी जानने के लिए। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।